क्लास को शुरू करते हैं हम लोग, और हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में क्या, आज़ादी के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज़ादी के समय की प्रमुख घटनाएं कौन सी थी, और इनको हम आज़ादी तक पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करेंगे। इन घटनाओं में हमारा बीच में एक मिसिंग पॉइंट था, क्रिप्स मिशन, जो मैं बातों में आपको कई बार नाम लिया था और मैंने कहा था ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो स्थिति क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और लिलिथगो ने क्या घोषणा कर दी थी कि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे साथ हैं, जबकि भारतीयों का ये मत नहीं था। भारतीयों ने कहा था कि भाई हम आपके साथ नहीं है। और तो क्या चलाया गया था देश में? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चलाया गया, जिसमें विनोबा भावे सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। ये बातें हम पढ़ चुके। तो बच्चे बात आती है, क्रिप्स मिशन फिर आया गया किस लिए? भारतीयों को मनाने के लिए। तो क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। सभी बच्चे बोलेंगे किस लिए आया था? भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। क्योंकि दिनों दिन ये खतरा बढ़ता जा रहा था कि जो जापान है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो जापान भारत पर बहुत जल्दी युद्ध करेगा। और जापान भारत पर अगर युद्ध करता और खुद भारतीय ब्रिटेन के पक्ष में नहीं है, तो वो जनता तो उस समय जापान को सपोर्ट करती ना। और जब कोई युद्ध करता है तो ये जरूरी हो जाता है कि उसका विरोध सब करें, लेकिन भारत में तो विरोध होता ही नहीं। जापान रंगून तक पहुंच ही चुका था। आशा थी कि बहुत जल्दी भारत पर आक्रमण करेगा, तो ये मित्र राष्ट्र यूएसए, रसिया जैसे देशों ने ब्रिटेन पर क्या बनाया, दबाव बनाया कि जल्दी से जल्दी भारतीयों को सहयोग जो है, भारतीयों का जो सहयोग है वो हमें मिलना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन ने आकर के भारतीयों को फुलसाने का काम किया। फुसलाना बोलते हैं ना, फुलसाना बोल देते हैं जिसको, फुसलाने का काम किया कि हम आप लोगों को स्वतंत्र कर देंगे। डोमिनियन स्टेट्स की आप बात करते थे, डोमिनियन स्टेट्स हम आपको दे देंगे। पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की। इसीलिए कहते हैं कि क्रिप्स मिशन काफी हद तक असफल भी इसी वजह से रहा, क्योंकि इसने अब तो पहले तो भारतीयों को अंदाजा ही नहीं था कि भाई हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो वो तो ये कहते थे हम ब्रिटेन के अधीन ही डोमिनियन स्टेट्स रहेंगे। अब यहां आकर के इसने बहुत तरह के लालच दिए। क्रिप्स मिशन ने बोला कि भाई आप डोमिनियन स्टेट्स रहेंगे, अधीन हमारे रहेंगे, लेकिन निर्णय सब तुम्हारे रहेंगे, सारे निर्णय तुम्हारे रहेंगे, ठीक है, सारे अधिकार आपके रहेंगे। और यहां क्रिप्स मिशन का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष याद रख लेना, अध्यक्ष है स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसके नाम पर इसको क्रिप्स मिशन कहा गया, स्टेफोर्ड क्रिप्स। कोई दिक्कत? और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये ब्रिटिश नेता था और बड़ी पॉपुलैरिटी थी इसकी ब्रिटेन में। मजदूर नेता था एक ब्रिटेन का। और ये बात याद रख लेना, इसको जो भेजा गया, ये भेजा गया उस टाइम ब्रिटिश पीएम कौन था? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल कौन था? पीएम था उस समय। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ने भारत में जो ये लोग लड़ रहे थे, इनकी बड़ी तारीफ की कि भारतीय लोग जो संघर्ष कर रहे हैं बहुत अच्छा है, कि भाई कैसे भी करके हमारे फेवर में आ जाए। लेकिन इसको असफल कहते हैं। असफल क्यों कहते हैं? महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट आया क्रिप्स मिशन के बारे में। गांधी जी ने कहा, बोलेंगे, गांधी जी ने कहा, मतलब बहका रहे हो हमको? गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा यह आगे की तारीख का चेक है। अब तुम इसमें वो लगाओ तो चिन्ह लगा लेना ऐसे, यह आगे की तारीख का चेक है। क्या बोल दिया? आगे की तारीख का चेक है, ठीक है। इतिहास को बच्चे हम समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, 3 से 4 क्लास हमारी और लगने वाली हैं बस, ठीक है। आगे की तारीख का चेक है। बाद में इसी वक्तव्य में जो इनका स्टेटमेंट है, नेहरू ने अपनी बात जोड़ी। नेहरू जी ने कहा, क्या कहा?
जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। चेक तो है ही है आगे का, और ऐसे बैंक का चेक है, मतलब अब ब्रिटेन की हालत खराब होने वाली है, ये कहना चाह रहे हैं। जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, गांधी जी ने ये आगे की तारीख का चेक है, किसके लिए कहा था? किसके लिए कहा था? आगे की तारीख का चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक किसके बारे में कहा था? तो क्या बोलोगे? पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने कहा था किसको? क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। क्रिप्स मिशन के बारे में। वायसराय आप जानती हैं, लिनलिथगो था इस समय। कौन था? लिनलिथगो। ठीक है, यह है आगे की तारीख का चेक है, जिसे हम पोस्ट डेटेड चेक इंग्लिश में बोलते हैं। कोई दिक्कत? नेहरू जी ने कहा जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इसके बाद आएंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी नाम सुना है ना आपने? कौन थे सी राजगोपालाचारी? बताओ फटाफट से कमेंट में। राजगोपालाचारी फॉर्मूला आया 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को। क्यों आया? तो आप सभी जानते हैं, मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ एक बात पर अड़ा हुआ था कि हमको तो पृथक पाकिस्तान चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं था स्वतंत्रता से, भारत स्वतंत्र हो या ना हो। उन्होंने कोई ऐसी मांग नहीं की कि भारत को स्वतंत्र, उन्हें तो यह था कि भाई हमारा एक अलग पाकिस्तान हमारे लिए बना दो। जबकि सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया, जो फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं किया और जिन्ना ने मानने से मना कर दिया था। क्या था ये फॉर्मूला? इन्होंने कहा था कि भारत के जो आजादी है उसकी मांग में मुस्लिम लीग को समर्थन करना चाहिए। क्या बोला था? भारत की, छोटे से शब्दों में समझो, स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग, एमएल, एमएल फॉर मुस्लिम लीग, समर्थन करे। लेकिन जिन्ना को क्या मतलब भारत से? जिन्ना को तो यह था कि भारत के टुकड़े होने चाहिए और तभी हित होगा मुस्लिमों का। मुस्लिमों का हित तभी होगा जब वो एक अलग पाकिस्तान बनाएंगे। देखो पाकिस्तान में कितने खुश हैं मुसलमान, है ना? बढ़िया सोचता था ना जिन्ना। अब जाके सोचते होंगे लोग, यार भारत ही अच्छा था, भारत ही अच्छा था। कहां पहुंचा दिया पाकिस्तान को? क्या क्या परिदृश्य है, क्या विश्व में क्या इमेज है, क्या चेहरा है पाकिस्तान का। जो कोई अच्छा नागरिक होगा ना तो उसे शर्म आती होगी पाकिस्तान में रहते समय भी, कि मैं क्यों ही रह रहा हूं यहां। चलो, तो राजगोपालाचारी समर्थन के लिए था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बात को मानने से मना कर दिया। फिर आई वेवेल योजना। वेवेल योजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 14 जून 14 जून 1945। क्या बोलोगे? 14 जून 1945। 14 जून नहीं था, 14 जुलाई तक तो चली है। 14 जुलाई 1945 तक चली, ये लिखना भैया। 14 जून नहीं, 14 जुलाई 1945 तक चली। शुरू हुई थी जून में। क्या बोलोगे? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। 14 जून है या जुलाई है? देखना एक बार नवीन, बच्चे बताना एक बार। 14 जून होना चाहिए, जून है या जुलाई है? एक बार मैं वेट करता हूं, एक बार देखेंगे। बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओगे एक बार। जून या जुलाई का कंफ्यूजन है मुझको। ठीक है, जून है, जून है, जून। 14 जून, ठीक है, जून ही है, जुलाई नहीं है। 14 जून 1945 तक चली। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या कहेंगे? ये वेवेल योजना क्या थी? तो वेवेल कौन है? वेवेल उस समय भारत में एक वायसराय था। कोई दिक्कत इस बात में? तो इन लोगों ने क्या बोला कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद, आप लोगों ने एक्ट पढ़े होंगे, बोलो।
पॉलिटी में जब आप लोग एक्ट पढ़ रहे होंगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद पढ़ी या नहीं पढ़ी, कि भारतीय शामिल होते थे उनमें। तो यहां एक बात आई, इन्होंने बोला वायसराय वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन हो। क्या बोले? क्या होगा? वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन हो और उसमें कमांडर इन चीफ पद को छोड़कर मतलब कमांडर इन चीफ का जो पद है वो तो रहेगा जो भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल है, सभी भारतीय हों। बाकी सब क्या होने चाहिए? ये लिख लो, बाकी सभी भारतीय हों। बाकी सभी क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। दूसरी क्या बात की गई? कि जो हिंदू हैं, हिंदू और अल्पसंख्यक बराबर होंगे। ये जो बाकी सभी भारतीय होंगे, कमांडर इन चीफ पद को छोड़ करके हिंदू और अल्पसंख्यक बराबर होंगे। मतलब जितनी हिंदुओं की सीट होंगी उतनी ही सीटें रखी जाएं किसकी? बाकी अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक से मतलब क्या? माइनॉरिटी, जो हिंदू से कम है, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, है ना, बाकी ईसाई हो। तो जिन्ना की प्रॉब्लम क्या थी? जिन्ना ये कहता था हिंदू तो हो गए आधे में, अल्पसंख्यक हो गए आधे में, तो अल्पसंख्यकों में भी सिख आ गए, ईसाई आ गए, तो उसने बोला हम तो 1/3 ही रह जाएंगे, 1/3 रह जाएंगे। तो क्या बोले? जिन्ना यहां भी मना कर गया। जिन्ना ने बोला नहीं, मैं ऐसी किसी भी बात को ठुकराता हूं, कोई दिक्कत। क्या हो गई ये? जिन्ना की जिद की वजह से असफल। इसका नाम ही लेना ठीक है, लिखना ठीक नहीं है। ठीक है, ये असफल रही, आप समझ जाओगे। असफल रही। और असफल क्यों रही? क्योंकि जिन्ना क्या कहता था? मुस्लिम लीग के जो सदस्य होंगे, क्या बोला? मुस्लिम लीग के जो भी सदस्य होंगे, ठीक है, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सदस्य भी बराबर हों। 2 बार अड़ेगा इसी बात पर, देखना, बराबर हों। तो वेवेल योजना भी कोई खास काम नहीं कर पाई भैया। वेवेल योजना के बाद में फिर होता है शिमला सम्मेलन। क्या हुआ? शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक सम्मेलन हुआ, बुलाया गया 25 जून 1945 को। 1945 को। तीन लोगों को आपस में बिठाओ, इन लोगों के बीच में गड़बड़ है अभी। और ये मुस्लिम लीग, कुछ कमी भारतीय नेताओं की भी है कि जब भारत की आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस के नेताओं की यह कमी रही कि जो मुस्लिम लीग था उसको ये लोग अपने साथ नहीं जोड़ पाए आंदोलन में। अगर ये उसी समय अपने साथ जोड़ लेते तो ये पृथक पाकिस्तान नहीं बनता। तो वो लोग अलग से अपने लिए संघर्ष करते रहे, कांग्रेस इधर अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रही। तो वो अगर चाहते उनको अपने साथ मिलाते, और अपने साथ मिलाने के बाद में क्या करते? प्रोसीड करते, तो ऐसी स्थिति पैदा ना होती। हर इतिहासकार का अलग मत है। भारत विभाजन का पाकिस्तान के अर्थ, पाकिस्तान के इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि विभाजन बहुत जरूरी था। भारतीय इतिहासकार कहेंगे कि ये अपूर्ण क्षति है, मतलब ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा नुकसान है। आप विदेशी इतिहासकारों के मत देखेंगे, विदेशी इतिहासकार इसको बोलेंगे कि, कुछ इतिहासकारों ने बोला कि ये चाल थी ब्रिटेन की कि
बड़ी शक्ति कैसे बना जाए कि छोटी छोटी शक्तियों को आपस में बिखेर दिया जाए और वो संघर्षरत रहे। अगर भारत के साथ सोचो पाकिस्तान हो जाए और आसपास के सभी भारत के साथ चीन हो जाए तो ये तो सुपर पावर हो जाएंगे ना फिर। लेकिन उन्होंने तो देख रखा था भविष्य के लिए फंसाना कैसे है। तो शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 से और कब तक चलता है? 14 जुलाई 1945 तक। क्या रहा? असफल रहा। असफल रहा। किस किस के बीच हुआ था शिमला सम्मेलन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यार ये क्लास में कैसे कैसे बच्चे हैं यार। आज दलित हिंदुओं में नहीं आते क्या? है मूर्ख नहीं है? क्या सिखाता हूं, क्या बोलते हो? शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। क्या 22 प्रतिनिधि कांग्रेस के, 22 प्रतिनिधि कहां के थे भैया? कांग्रेस के। बड़े नेता उस समय के वल्लभ भाई पटेल हों, सी राजगोपालाचारी हों, कोई भी हो, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा था? कांग्रेस का नेतृत्व किया था इस सम्मेलन में पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने। एक सेकंड रुकना बच्चों। क्या बोला मैंने? 22 प्रतिनिधि, 22 प्रतिनिधि कांग्रेस के गए और इधर मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? जिन्ना। लिखना ही पड़ जाएगा है? नहीं तुम नहीं कहोगे जी जिन्ना पेपर में आ गया तो क्या करेंगे, याद नहीं रख पाओगे ऐसे हैं। चलो, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना। ये क्यों असफल हुआ? असफल क्यों है समझना। असफल रहा, यहां जिन्ना ने बोला कि मुस्लिम लीग के जो, भाई उन्होंने तो बोला कि भारतीय होने चाहिए, तो भारतीय में तो सभी मुसलमान आते हैं, भाई कोई भी मुसलमान हो भारतीय था उस समय। लेकिन जिन्ना ने एक नई बात बताई। जिन्ना कहता है जी भारतीय से मतलब नहीं है, जो मुस्लिम प्रतिनिधि होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हों। इसको डरता कि कहीं ऐसे मुस्लिम आगे ना आ जाएं जो तेरी ही बात की क्या अवहेलना कल को करने लग जाए। तो क्या बोला जिन्ना? मुस्लिम लीग के सदस्यों का चुनाव, अब हम खुद करेंगे चुनाव, जो कार्यकारी परिषद में जाएंगे। मुस्लिम लीग के सदस्यों का चुनाव कार्यकारी परिषद के लिए होना चाहिए। मतलब बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो मुस्लिम लीग में है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? ये क्या हो गया फिर? ये भी क्या हो गई? असफल हो गई। किसकी वजह से? जिन्ना की जिद की वजह से। गुरुजी एक बात बताइए, हम लोग अपना डाउट नहीं पूछ सकते क्या? टेलीग्राम पर कुछ लड़के परेशान करते हैं। बेटा मेरे समझ के बाहर समस्या है, मैं इस पर कोई शब्द नहीं बोल सकता, कोई भी शब्द नहीं बोल सकता मैं बच्चे इस पर। ये लड़के आपको परेशान करते हैं। मैंने तो क्लास में एक दिन बोला भी है यार, है और क्या बोलूं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़कों को, लेकिन सबको शर्म कहने से भी नहीं आ सकती, है ना। तो बच्चा ये कुछ संस्कार होते हैं जो हर किसी में नहीं होते। कितना भी सिखा लो उसको, कुत्ते की पूंछ 12 साल कहते हैं ना नली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुछ उस प्रजाति के हैं, तो वो तो बेटा परेशान करेंगे। इग्नोर करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। जब हम एक बार क्लास में थे तो ऐसे पीछे की तरफ टॉयलेट था और लड़की ऐसे आगे से उठ के पीछे जा रही थी। किसी लड़के ने सीटी मार दी, सीटी मार दी तो उस लड़की ने गिरेबान पकड़ लिया उस लड़के का। उस लड़के का भी नहीं, मतलब सीटी जिसने मारी उससे दूसरे वाले का गिरेबान पकड़ लिया। बोला तुम्हारी बेंच से ही रोज आवाज आती है जब मैं जाती हूँ।
तो हंगामा हो गया। हंगामा हो गया तो गुरुजी थे हमारे, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा बेटा ग्रेवान किस किस का पकड़ोगे आप, ये तो आपका मार्ग नहीं है, ग्रेबान किस किस का पकड़ोगे। तो उन्होंने बोला कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चे, इग्नोर करो। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका क्या क्या छेड़ सकता है, गलत तरीके से लिखेगा कर दो इग्नोर, क्या दिक्कत है। और मेरे पास तक पहुंचा सकते हो किसी का स्क्रीनशॉट तो मेरे पास तक पहुंचा दो, मैं कोर्स डिसेबल करा दूंगा ऐसे बच्चे का जो बदतमीजी करता है। इतना तो मैं कर सकता हूं आपके साथ, आपका इतना सहयोग मैं कर सकता हूं कि ऐसे बच्चे को हम पढ़ने नहीं देंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे तो नहीं पढ़ने देंगे। तो बच्चे इग्नोर करना सीखो, तब भी मैं बोलूंगा प्राथमिकता इग्नोर को दो, है ना। तो कभी उस चीज से आप परेशान ना हो। फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन। प्लीज इन चीजों के लिए टीचर को नहीं बोलना चाहिए। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। कहां आया था, दिल्ली आया। क्यों आया था कैबिनेट मिशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि इटली कौन है, इटली है प्रधानमंत्री, यहां चुनाव हुए, इटली प्रधानमंत्री, है ना। तो क्या बोला गया कि अब भारतीयों को जो सत्ता है वो भारतीयों के लिए सौंपी जाएगी। सत्ता का अब, सत्ता का अब हस्तांतरण होगा, सत्ता का अब हस्तांतरण होगा, ठीक है। तो क्यों आया था ये, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए। इटली ने बोला कि भारतीयों की जो सत्ता है वो भारतीयों को अब हस्तांतरित की जाएगी। हस्तांतरित मतलब सौंपना दूसरे हाथों में, अब तक अंग्रेजों के हाथ में थी, अब भारतीयों को ये सौंपने जा रहे हैं, ठीक है। 24 मार्च को आया था ये और 24 जून को वापस गया था, 24 जून 1946 को वापस गया। अप्रैल मई जून 3 महीने क्या किया इसने। आज जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं ना संविधान का, संविधान सभा, जो कुछ भी आपने पढ़ा है संविधान सभा में कि प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा, 389 सदस्य होंगे, ये सभी किसके प्रस्ताव है, ये सभी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव हैं। अब इन्होंने सोचा कि सत्ता तो हस्तांतरित कर देंगे लेकिन उसको चलाने के लिए भी तो कोई कोड होना चाहिए, चलाने के लिए भी तो संविधान की जरूरत है। तो इन्होंने बोला पहले संविधान बनाए, पहले क्या, पहले संविधान। तो भारतीय संविधान, क्या बोलोगे, भारतीय संविधान सभा का गठन, गठन का प्रस्ताव रखा। और शायद ये सारी चीजें आप पॉलिटी में पढ़ चुके होंगे। क्या बोले, 389 सदस्य, कितने सदस्यों की बात की थी, 389 सदस्य। और 389 सदस्यों में से कैसे कैसे थे, 292 तो थे जो ब्रिटिश अधीन क्षेत्र थे, 93 देसी रियासतें थीं, अभी भी देसी रियासतें तो 562 थीं भारत की आज़ादी के समय, लेकिन 93 जो सदस्य हैं वो देसी रियासतों से लिए जाएंगे और 4 लिए जाएंगे कमिश्नरी प्रांतों से। बोलो एक बार कमेंट सेक्शन में, ये सब पढ़ चुके हैं ना, 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से लिए जाएंगे। कैबिनेट मिशन सर पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फिर सही है, अगर पढ़ लिया है तो बहुत शानदार बात है। तो ये सारी बातें आई और कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल पढ़ लिया होगा, मैं यही सोच रहा था आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, दिग्विजय सर ने आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया होगा, ठीक है। सदस्य, तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं ये कौन कौन थे, एक तो पैंथिक लॉरेंस था,
पैंथिक लॉरेंस। जब आपने पढ़ा होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक राज्य सचिव पद सृजित किया गया था, तो ये राज्य सचिव भी था भारत की आजादी के समय। कौन? पैंथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस। स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो क्या है, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। और एक तीसरा व्यक्ति था, कौन? एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर ये था नेवी चीफ, ब्रिटेन का नौसेना प्रमुख। ये बार बार पूछे जाते हैं आप लोगों से। नौसेना प्रमुख था, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत? चुनाव हुए, जब आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपने एक बात पढ़ी होगी, चुनाव हुए तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73 सीटें मिली। पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा होगा। 73 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को यह भ्रम था कि वो आंतरिक सरकार अपने दम पर बना सकते हैं बिना कांग्रेस के। भ्रमचूर हो गया चुनावों में। अब जिन्ना फिर से क्या बोलता है कि ये जो कैबिनेट मिशन है ना, मैं इसके प्रस्ताव को ठुकराता हूं। ये कैबिनेट मिशन कुछ है ही नहीं, गलत है। मतलब अपनी हार की जिम्मेदारी, जैसे बोलते हैं ना, मुहावरा है एक, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो बात होगी। उसने बोला कैबिनेट मिशन को मैं नहीं मानता। अब नहीं मानता कैबिनेट मिशन को, तो धमकी दे डाली जिन्ना ने, किसकी? दंगों की। और क्या मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, भारतीय इतिहास का ब्लैक डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसमें ऐसी दीवारें खड़ी हुई हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में जो आज तक भर नहीं पाई हैं। ऐसी एक खाई है। वो दिन कौन सा है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और कारण था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब इन लोगों ने मनाया? ये मनाया 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1946 को। क्या हुए थे इससे? इसी को हम क्या बोलते हैं? DAD, डायरेक्ट एक्शन डे, भारतीय इतिहास का काला दिन, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है। कलकत्ता में सबसे पहले दंगे हुए जो बिहार तक फैले, और पहले ही दिन लगभग 5000 आदमी इसमें मारे गए। इसकी वजह से? जिन्ना की वजह से। ठीक है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मारकाट हुई और हिंदुओं और सिखों को काट दिया गया। अगले दिन फिर 20,000 लोग मारे गए। बहुत बड़े स्तर पर क्या हुए? दंगे हुए। इन दंगों को सुधारने के लिए गांधी जी से भी कहा गया, गांधी जी उपवास रखो। गांधी जी ने कहा ब्रिटिश नीतियों का परिमाण है ना। और गांधी जी ने फिर अंत में अपील भी करी, सिग्नेचर भी कराए गए। किसके? मुस्लिम लीग और इनके बीच समझौता भी कराया गया कांग्रेस के बीच में कि भाई दंगे रुकने चाहिए। लेकिन उसका भी कोई फल नहीं हुआ, दंगे फैल गए। पहले सोचना था दंगे नहीं फैलने चाहिए। तो क्या 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इसके बाद में फिर क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई। एक क्लीमेंट एटली, कौन है क्लीमेंट एटली? अभी बताएंगे। की घोषणा 20 तारीख को घोषणा करता है, 20 फरवरी में। एटली कौन है? सभी बताएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। एक बच्चा रो रहा है, सर जी प्लीज बताइए हिस्ट्री कब खत्म करेंगे? बेटा अभी तो बताया था मैंने तो आपको 30 मिनट पहले। आप क्लास में नहीं थे क्या? क्लीमेंट एटली की घोषणा कब हुई? 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947। अगली 4 क्लास में बेटा लिखवा के लाऊंगा मैं ये बातें कि हिस्ट्री हम 3-4 दिन में खत्म कर रहे हैं। ओके। 20 फरवरी 1947 को क्या बोले इन्होंने? बोला कि जून लास्ट, जून मतलब 30 जून,
30 जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। भारत को आजाद कर देंगे। कब तक? आजाद कर देंगे। लेकिन दंगे इतने फैले हुए थे, दंगे इतने फैले हुए थे, वेवेल ने प्रस्ताव दिया था इटली को कि भाई अब भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। अब हम करेंगे भी क्या? अंग्रेज लूट चुके थे जो कुछ उन्हें लूटना था, अब क्या बच रहा था? चलो, ब्रिटेन का पीएम था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। चलो, क्या बोलेंगे? क्लीमेंट एटली की घोषणा हुई 20 फरवरी 1947 को। बोला 30 जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। ठीक है। फिर आया बाल्कन या इस्मा प्लान, जिसको बाल्कन या इस्मा प्लान हम कहते हैं। ये है आपका 15 से 16, 15 या 16 अप्रैल का, मतलब भारत की आजादी से कुछ पहले का है। 15 से 16 अप्रैल 1947। बाल्कन और इस्मा प्लान का क्या उद्देश्य था? अंग्रेजों के लाने का। चालाक तो थे ही अंग्रेज भी है। इनका लाने का उद्देश्य था कि भारत में जितने भी राज्य हैं, देखो कितने तेज बन रहे हैं अंग्रेज, बोले सभी भारतीय राज्य, जो रियासतें वगैरह थी, भारतीय राज्य, कह रहा था हम चाहते हैं ऐसा, सभी भारतीय राज्य पहले स्वतंत्र हों। क्या बोला? पहले स्वतंत्र हों, मतलब वो पहले स्वतंत्र हो जाने चाहिए और फिर तय करें। पृथक पाकिस्तान की मांग तो चली रही थी, फिर क्या बोला? फिर तय करें कि किसके साथ होना है, भारत के कि पाकिस्तान के, किसके साथ होना है। नेहरू ने साफ इंकार कर दिया। नेहरू जी बोले नहीं, इस तरह तो दंगे और ज्यादा भड़केंगे और जो शांति की बात हम कर रहे हैं वो काम ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, चलो, वेरी गुड। आईसीएआर एग्जाम में सभी प्रश्न कर पाया हिस्ट्री के। बच्चे क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, क्यों टेंशन लेते हो? हैं, किसी भी एग्जाम में करोगे, काय को घबराते हो? चलो, फिर आई माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, वेवेल को बुला लिया गया और माउंट बेटन को भेजा गया भारत को बांटने का काम के लिए, कि भारत और पाकिस्तान जो दो बनेंगे वो माउंट बेटन के नेतृत्व में बनेंगे। और माउंट बेटन योजना आई थी 3 जून, इसने बोला 3 जून 1947 को। क्या बोला? 3 जून 1947 को बोला कि 15 अगस्त को भारत को आजाद कर देंगे। 15 अगस्त को, मतलब उसने तो पहले तो बोला था 48, लेकिन उनको लग रहा था यार अब जल्दी कर देना चाहिए, लेट से फायदा नहीं है, स्थिति खराब है। 15 अगस्त 1947 को आजाद कर देंगे। कोई दिक्कत इस बात में? और भारत के बंटवारे के लिए आया था माउंट बेटन। माउंट बेटन, कभी समय मिले तो पढ़ना इसकी बेटी माउंट बेटन की बेटी एडविना के बारे में, जो नेहरू जी के काफी करीबी रही। और माउंट बेटन आया था, इनकी बेटी भी आई एडविना, है ना। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने यह बोला है कि एडविना जैसे जैसे चाहती थी ऐसे ऐसे काफी हद तक लगभग नेहरू जी ने किया। भारत पाकिस्तान हुआ, भारत पाकिस्तान में बट गया, सीमा आयोग की स्थापना हुई। रेड क्लिफ जिसके अध्यक्ष थे, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है, तो वो कोई विशेष रेखा नहीं थी उस टाइम। देखा ये चौकियां, इधर चौकियां बटी हुई हैं, चौकियों के बीच में से ऐसे लाइन खींचते हुए उन्होंने बोला अब ठीक है, इस तरह से बांट देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947 को आजाद कर देंगे। ठीक है, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? तो
कितनी देसी रियासतें थी उस समय? 562। देसी रियासतें कितनी थी? 562 थी। और जो आपकी भैया 559 हैं वो भारत में मिल गई। सॉरी, ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा बोलना ये ठीक रहेगा, देसी रियासतों में से 3 रियासतें भारत में नहीं मिली। भारत में नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, उसके कारण है। कौन कौन सी हैं? जूनागढ़, आजाद तो ही गया, जानते हो ना भारत आजाद कब हुआ? रात 14 अगस्त की रात। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि आधी रात से वो बैठक चल रही थी। और 14 अगस्त को आजाद हो गया पाकिस्तान, अगले दिन 15 अगस्त को भारत। जूनागढ़। दूसरी थी आपकी हैदराबाद, हैदराबाद। और तीसरी थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कारण समझना, कारण समझना। जूनागढ़ क्या है? जूनागढ़ था आपका गुजरात में। कहां? गुजरात में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में, और जम्मू और कश्मीर तो था ही। जूनागढ़ में क्या दिक्कत थी? जो यहां राजा था, यानी नवाब था, जो राजा था वो कौन था यहां पर? मुस्लिम, और प्रजा हिंदू। वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, ये दोनों जाकर के भारत को एकजुट करें। प्रजा कैसी थी? हिंदू। जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम समझते हो ना, लोगों से पोलिंग कराया गया कि भाई किधर शामिल हो जाते हो। तो प्रजा हिंदू थी, तो प्रजा ने बोल दिया भारत में। तो इस तरह जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह से मिला लिया। हैदराबाद की बात आई, यहां था निजाम, और निजाम नहीं चाहता था, निजाम चाहता था पाकिस्तान की तरफ जाना। लेकिन प्रजा क्या है? प्रजा है हिंदू, प्रजा तो भारत में ही रहना चाह रही है। तो जनमत संग्रह के लिए ये तैयार नहीं था निजाम। तो भारतीय सेना भेजी गई और चला था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो 5 दिन चला था ये ऑपरेशन पोलो, 13 सितंबर से 18 सितंबर तक। क्या बोलोगे? 13 सितंबर से 18 सितंबर तक। भारत की आजादी के बाद की बात बता रहा हूं। 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 तक चला ऑपरेशन पोलो। इस गिरफ्तार कर लिया गया निजाम को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पिस्टल टिका दी थी इसके माथे पर। गोली मारू अभी? कह रहा नहीं जी। चलो, क्या बोला मैंने? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, कभी मजाक समझ रहे हो पिस्तौल वाली बात को, हकीकत है। निजाम, प्रजा हिंदू, ऑपरेशन पोलो। प्रजा हिंदू थी, प्रजा चाहती थी भारत के पक्ष में रहे, लेकिन निजाम ने जनमत संग्रह के लिए मना किया, तो ऑपरेशन पोलो सैनिक कार्यवाही से मिलाया। यानी किससे? सैनिक कार्यवाही से। जम्मू एंड कश्मीर, प्रजा, प्रजा क्या है? प्रजा थी बहुत सारी मुसलमान। राजा कौन था? हरि सिंह। राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने वो खुद को स्वतंत्र रखना चाहा, और भारत के साथ, पहले नहीं, पहले तो खुद को बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे। भारतीयों ने भी कह दिया ठीक है स्वतंत्र रहो, राजा है स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रजा का ख्याल रख पाओगे? हाँ जी रख पाऊंगा। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ, पाकिस्तानी तो नालायक थे, पाकिस्तानियों ने उधर पीओके की तरफ, जो पीओके है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। हमला कर दिया तो राजा हरि सिंह अब कैसे बचाव करें? इतने सैन्य प्रसाधन इनके पास नहीं थे। तो भारत सरकार से अपील की, मदद मांगी इन्होंने, अपील की कि भाई मेरी मदद करो। तब भारत ने इनका सहयोग किया था, और ये धारा 370 तब से मसला चल रहा था। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि मैं भारत का एक अभिन्न हिस्सा हूं। अब तो कश्मीर हमारा ही है, पहले अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके
मतलब भारत में हूं लेकिन अभिन्न हूं, अलग हूं मैं। सब कुछ कानून वानून ये जो हमारे यहाँ जितने भी कोड है सब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे भैया। ये तो गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने क्या किया, बीजेपी सरकार ने क्या किया कि इसको मिलाया, देश की अस्मिता की जो बात थी उसको खत्म किया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या बोले, अभिन्न हिस्सा बनना स्वीकार किया था, अभिन्न हिस्सा बना। इकतीस अक्टूबर 2019 याद है ना आप लोगों को, नहीं याद है? 370 खत्म हुई जब, मतलब उसके एक सेक्शन को छोड़ करके बाकी खत्म कर दिए गए। क्या बोलोगे, ये हस्ताक्षर कब हुए थे? ये हुए थे 26 अक्टूबर 1947 को, विलय पत्र साइन हुआ था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। यहीं खत्म होता है तुम्हारा आधुनिक इतिहास। बहुत सारा प्यार आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए। आशा करूंगा बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई व्यक्ति प्रयास किया है मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का, समझ भी पाए होगे आप लोग। यहां क्या है, दी एंड है आधुनिक इतिहास का, लेकिन इतिहास का नहीं हुआ है दी एंड। क्या बोला मैंने, कल हम पढ़ेंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। पाल शासक, प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट शासक, क्यों कन्नौज के लिए वो लड़े। ओके, ये सारी चीजें हम कल से जान रहे होंगे। फिर दक्षिण के कुछ वंश हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, चेर चोल पांड्या, जो संगम साहित्य के अंतर्गत भी आप जानोगे कुछ वंशों को। ओके, और फिर सिक्कों, सिक्कों के बारे में आपको पढ़ाना है, एक क्लास उसके भी लगेगी। बहुत बढ़िया, शिवम शर्मा जी जरूर मिलेंगे भैया, जरूर बोलेंगे फटाफट। आप लोग एक बार बोल सकते हैं, बोलेंगे भैया। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या हुआ था उसके बारे में बताओ। ऑपरेशन ब्लू स्टार, बच्चे सुनना सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या नाम है बच्चे का, अभी टाइम है तो बता सकता हूं, शैलेश चौधरी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि एक थे जर्नैल सिंह भिंडरेन वाला, सिख व्यक्ति, इंदिरा गांधी के करीबी व्यक्ति। कहते हैं कि पहले कांग्रेस ने ही उनको समर्थन दिया, और जैसी मांग एक पाकिस्तान की हुई, ऐसे ही सिखों के लिए जर्नैल सिंह भिंडरेन वाला मांग कर बैठे खालिस्तान की, यानी सिखों का एक अलग से देश। इंदिरा गांधी ने बोला ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। तो तब ये लोग, जर्नैल सिंह भिंडरेनवाला और इनके समर्थक लोग थे, ये अमृतसर, जो अमृतसर है ना, अमृतसर में ये लोग इकट्ठा हो गए। और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जब ये लोग इकट्ठा हो गए, तो वहां आर्मी के द्वारा की गई जो कार्रवाई थी, जिसमें आर्मी ने स्वर्ण मंदिर को खाली कराया, गोलियां चली, AK-47 चली स्वर्ण मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर, खून बहा। और खून किस चीज के लिए बहा, क्योंकि भारत के यार हिस्से क्यों करवाते हो आप लोग, भारत के हिस्से नहीं कराने चाहिए, गलत बात है ये। इससे अच्छा देश हो सकता है क्या कोई, बोलो। और ऐसा कौन सा अच्छा देश है जिसमें आप देखते हो कि भाई देश स्पेशल ही है कुछ, जो आप होना चाह रहे हो। तो सैनिक कार्रवाई जो हुई उसको बोलते ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार में ही मारे गए लोग थे सतवंत सिंह बेअंत सिंह के करीबी। सतवंत सिंह बेअंत सिंह कौन है, ये इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, और इंदिरा गांधी की हत्या इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से हुई। उनके खुद के निजी सुरक्षा कर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों के घाट उतार दिया कि हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया। इंदिरा गांधी देश के लिए मरी है, ये शहादत है देश के लिए। नहीं तो वो भी तो ऐसे कर देती जैसे पुराने लोग थे कि पाकिस्तान बनने दिया, अलग बन जाने दो। है, क्यों बन जाने दे भाई, जान देनी पड़ेगी, नहीं बनने देंगे। राजीव गांधी देश के लिए मरे। श्रीलंका में लिबरेशंस टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE सैन्य प्रभाकरण उसका चीफ, इतना आतंक श्रीलंका में मचाया कि श्रीलंका छोड़ करके लोग तमिलनाडु आने लग गए। तमिलनाडु आने लगे तो तमिलनाडु के लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ, भाई बाहर से कुछ लोग आ जाएंगे और
बड़ी संख्या में लोग आए, लाखों लोग आ गए। तमिलनाडु की सरकार ने अपील की तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से कि भाई यहाँ ये समस्याएं हैं। तो उन्होंने बोला भी अपने देश श्रीलंका वापस जाओ। उन्होंने बोला भैया वहां सैन्य प्रभाकरण मार डालेगा। खौफ था, आतंकवादी संगठन था। तो राजीव गांधी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया, पहले सैन्य प्रभाकरण को खत्म करेंगे, और सैन्य प्रभाकरण को खत्म किया। उसी का बदला राजीव गांधी से लिया गया कि नलिनी गुप्त और बाकी लोगों ने, जो लिट्टे के ही क्या थे, सक्रिय सदस्य थे, एक तमिलनाडु जब वो लोग गए तो उनको माला पहना दी राजीव गांधी को, बॉम्ब लगा करके उनको उड़ा दिया गया। तो क्यों मृत्यु हुई? तो आपको सोचना चाहिए, सभी घटनाओं के बारे में विचार करो। ये वो लोग हैं जो देश की वजह से मरे हैं, है ना, देश के लिए जान दिए जिन लोगों ने। और बताएंगे कुछ? चलो चलो बताएंगे। जनमत संग्रह क्या है? बच्चा, जनमत संग्रह ऐसे होता है जैसे एक गांव है, गांव में 2000 लोग हैं। 2000 लोगों से बोला कि भाई यहां से जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो, तो 2000 लोगों की पोलिंग करवा ली। तो 50% से जो ज्यादा रेशियो आ जाएगा, तो क्या बोलोगे कि भाई हाँ ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं रेफरेंडम, जनमत संग्रह। बेटा ऐसा तो बहुत कुछ रह जाएगा। बताओ, आप चाहो तो मैं तो पढ़ाते रह सकता हूँ हमेशा, पूरे साल पे इतिहास पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, परीक्षा के पहले दिन तक पढ़ा सकता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। आपकी परीक्षा के लिए जरूरी वो हम पढ़ चुके हैं। ऐतिहासिक क्रांति, हाँ क्रांति मैंने बोला ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की क्लास लूंगा, और उसी में मैं आपको समझाऊंगा जो क्रांति हुई है प्रमुख। औद्योगिक क्रांति हुई, या आपकी रशियन क्रांति हुई, है ना, गुलाबों का युद्ध क्या है, ऐसा ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको, निश्चिंत रहें। बहुत बढ़िया। चलो, लेट अभी भी चालू है, लेट क्या? चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, कल क्लास होगी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में, बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो बताना इतिहास पढ़ के कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।